हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड। फाइनेंस कमीशन, तो 16 फाइनेंस कमीशन है, अभी प्रेसिडेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है। अरविंद पनगड़िया इसके चेयरमैन होंगे और 4 अदर मेंबर्स हैं वो इस कमीशन के मेंबर होंगे। ठीक है, उनमें से एक मेंबर को रीअपॉइंट किया गया है। इसका मतलब यह है कि फाइनेंस कमीशन के मेंबर द्वारा से रीअपॉइंट किए जा सकते हैं। 15 फाइनेंस कमीशन को हेड किया था अनके सिंह ने। ठीक है, तो मेंबर इसके रीअपॉइंट किए जा सकते हैं। आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है फाइनेंस कमीशन को, याद रखना है, प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है। 16th ये फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 280 के अंदर इसको अपॉइंट किया जाता है। 280 क्लॉज 2 क्या बोलता है? पार्लियामेंट में डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर। तो इसीलिए पार्लियामेंट ने फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951 लगाया था, इनेक्ट किया है। इसमें क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन मेंबर की। ठीक है, तो आर्टिकल 280 क्लोज 3 के अंदर फंक्शंस एंड ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन है वो बताया गया है। तो सेंटर है, बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करती है, उसमें से आधा जो टैक्स है वो डिविजिबल पुल होता है और कुछ पार्ट ऑफ नॉन डिविजिबल पुल रहता है। तो डिविजिबल पुल है वो सेंटर है वो स्टेट के साथ शेयर करती है। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। इसीलिए फाइनेंस कमीशन है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज वेल एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन रिकमेंड करता है, ये तो पता ही होगा आपको। देन 15 फाइनेंस कमीशन ने 41% रिकमेंड किया था, उसके अलावा 1% जम्मू एंड कश्मीर के लिए दिया था। उसके अलावा जो क्राइटेरिया यूज किया गया था 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पहला जो क्राइटेरिया था वो इनकम डिस्टेंस था। तो इनकम डिस्टेंस का सबसे ज्यादा वेटेज था 45%। तो इट इज व्हाट इज इनकम डिस्टेंस? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द रिचेस्ट स्टेट्स। तो यानी कि पुअर स्टेट की रिचेस्ट स्टेट से कितने डिस्टेंस है, तो पूरा जितना ज्यादा पुअर होगा उसको उतना ज्यादा फंड मिलेगा। दूसरा है एरिया, तो लार्जर विल बी द एरिया ऑफ द स्टेट, लार्जर विल बी द फंड एलोकेटेड। ठीक है, अलोकेटेड। तो 15% एरिया का वेटेज रखा गया। तीसरा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो 15% रखा गया था वेटेज। एंड 15 फाइनेंस कमीशन का ये क्राइटेरिया है। ठीक है, इसमें 2011 का सेंसस यूज किया गया था। चौथा जो क्राइटेरिया है वो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस था, यानी कि उसने कितना टीएफआर को कंट्रोल करने में मेजर लिए हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। तो इसका जो वेटेज था 12.5% था। पांचवा था जो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी था, इसका कितना वेटेज था? 10%। ठीक है, टैक्स एफर्ट का 2.5%। ठीक है, तो ये सारा क्राइटेरिया विद वेटेज याद होना चाहिए। इनकम डिस्टेंस का 45%, एरिया का 15%, पॉपुलेशन का 15%। ठीक है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का 12.5% एंड फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का 10%, टैक्स एफर्ट का 2.5%। ठीक है, तो 14 फाइनेंस कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम 2011 का सेंसस यूज किया था। उसके अलावा 14 फाइनेंस कमीशन ने 1971 का सेंसस था, उसका डेटा भी यूज किया था। 15 फाइनेंस कमीशन ने एक्सक्लूसिवली पहली बार 2011 का सेंसस का यूज किया था डेटा का। तो 15 फाइनेंस कमीशन है उसने फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी टर्म है वो इंक्लूड किया था, जबकि ये जो 14 फाइनेंस कमीशन ने फॉरेस्ट कवर इंक्लूड किया था। तो फॉरेस्ट कवर से ज़्यादा वाइडर है क्या है? फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। तो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी किसके द्वारा इंक्लूड किया गया है? याद रखना है, किसके द्वारा? 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा। उसके अलावा 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या है? टैक्स एफर्ट को भी इंक्लूड किया है, 2.5% क्राइटेरिया। ठीक है, जो कि 14 फाइनेंस कमीशन में नहीं था। उससे पहले 11th और 12th फाइनेंस कमीशन में टैक्स एफर्ट का क्राइटेरिया था, जो कि 14 फाइनेंस कमीशन में नहीं था। 15 फाइनेंस कमीशन ने इंक्लूड किया है। 15 फाइनेंस कमीशन ने फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को इंक्लूड किया है। ठीक है, उसके अलावा जो 16 फाइनेंस कमीशन है, जो अब 16 फाइनेंस कमीशन है उसका टेन्योर 5 साल के लिए होगा। ठीक है, वो 5 साल के लिए रिकमेंडेशन देगा। कब से कब तक? 2026 से लेके वो रिकमेंडेशन शुरू होंगे, 2026 से उसके रिकमेंडेशन वैलिड होंगे। 31 अक्टूबर 2025 को 16 फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा। कब? 31 अक्टूबर 2025 को। फाइनेंस कमीशन है अंडर आर्टिकल 280 क्लॉज 3 के अंदर ग्रांट इन एड देता है स्टेट्स को, उसके अलावा ग्रांट इन एड भी रिकमेंडेशन करता है। ठीक है, उसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसको स्ट्रेंथन करने के मेजर भी रिकमेंड करता है। उसके अलावा कोई भी मैटर प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को रेफर करता है तो वो भी क्या है? ये कंसिडर करता है। एनी मैटर रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये फाइनेंस कमीशन को कंसिडर करना होता है। 16 फाइनेंस कमीशन है उसकी टर्म ऑफ रेफरेंस है, तो उसमें ये बोला गया है कि ये बताएगा कि मेजर्स है वो फाइनेंसेस है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या मेजर लिए जा सकते हैं। तो फाइनेंस कमीशन में इवेल्युएट एंड सजेस्ट द इंप्रूवमेंट फॉर फाइनेंसिंग फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट की जो फाइनेंसिंग है उसके लिए क्या मेजर लिए जाने चाहिए। नेक्स्ट इज जो फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951, उसके अंदर क्या है? क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो क्वालिफिकेशन में चेयरमैन की सबसे इसमें जो चेयरमैन की क्या क्वालिफिकेशन है? एक ही क्वालिफिकेशन दी गई है चेयरमैन की, ये एक्ट के अंदर दी गई है, याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, एक्ट के अंदर है। एक्ट के अंदर क्या है?
चेयरमैन वन बी सिलेक्टेड विद चेयरमैन क्या है सिलेक्टेड इट शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द इट शुड बी द पीपल सिलेक्टेड विद हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक अफेयर। तो ये ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके पास क्या है पब्लिक अफेयर का एक्सपीरियंस हो, यही क्वालिफिकेशन है चेयरमैन की, ठीक है, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। मेंबर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, मेंबर शुड बी क्वालिफाइड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट, तो मेंबर शुड बी क्वालिफाइड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट का क्वालिफाई होना चाहिए, और हैविंग द नॉलेज इन गवर्नमेंट फाइनेंसेस और स्पेशल नॉलेज इन इकोनॉमिक्स, तो इनमें से कोई भी नॉलेज हो सकता है, ठीक है, मेंबर्स के लिए जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर हैविंग द नॉलेज इन गवर्नमेंट फाइनेंसेस और स्पेशल नॉलेज इन इकोनॉमिक्स। तो इस एक्ट के अंदर 1951 एक्ट के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर के बारे में बात की गई है। डिस्क्वालिफिकेशन अनसाउंड माइंड होगा कोई बंदा, ठीक है, उसमें से मेंबर्स अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड है, किसी को जेल हो जाती है, एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है विच इज लाइकली टू इम्पैक्ट दी, यदि किसी मेंबर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है जो कि फाइनेंस कमीशन की जो वर्किंग है उसको इंपैक्ट करेगा, तब उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये ग्राउंड आपको पता होनी चाहिए। एंड जो लास्ट है जो ये लॉ कहता है कि देयर शैल बी होल्ड द ऑफिस एज ए मेंशन इन द लॉ, ठीक है, तो रिजाइन कर सकते हैं मेंबर बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को ये रिजाइन कर सकते हैं लेटर लिखते ही। नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड है, उसने भी अमेंड किया है पार्ट 16 को। एंड आर्टिकल 338 क्या है, 338 है, वो सबसे पहले क्या था, स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी एंड एसटी के लिए हुआ करता था। फिर 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने नेशनल NCSC एंड ST एस्टेब्लिश किया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को एस्टेब्लिश किया गया था। फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हम जानते हैं कि जो पुराना NCST एंड ST था वो क्या बन गया था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बन जाता है 338 के अंदर। 338 के अंदर आर्टिकल 338 के अंदर क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 338A ऐड किया था, नेशनल कमीशन फॉर ST, ठीक है। एंड अभी क्या है, इंदिरा गांधी जजमेंट के बाद में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एस्टेब्लिश किया गया था एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। तो NCBC इनिशियली वाज एस्टेब्लिश्ड एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द NCBC एक्ट 1993 के अंदर। तो NCBC वाज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर NCBC क्या है, अभी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है। तो NCBC नाउ इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक आर्टिकल ऐड किया है 338B, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आएगा। 338 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, 338A के अंदर कौन सा है, ST वाला है, और 38B के अंदर कौन सा है, 338B के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। कंपोजिशन क्या होगी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, इसमें 5 मेंबर होंगे, जिसमें से एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, प्लस 3 अदर मेंबर होंगी। मेंबर्स हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती हैं। सर्विस कंडीशन कौन डिटरमाइन करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है, तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, सर्विस कंडीशन भी प्रेसिडेंट इसका डिटरमाइन करेगा। टर्म कितनी होगी इसकी, 3 साल होगी, इसके मेंबर की कितनी टर्म होगी, 3 साल। फंक्शन क्या है, तो इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर द सेफगार्ड रिलेटेड टू जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड है बैकवर्ड क्लासेस से, वो ये इन्वेस्टिगेट करेगा, मॉनिटर करेगा। इट कैन इंक्वायरी इनटू द स्पेसिफिक कंप्लेंट रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड इट कैन एडवाइज एंड रिकमेंड द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। एंड एनुअल रिपोर्ट देता है ये प्रेसिडेंट को, जो कि टेबल की जाती है पार्लियामेंट में, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड व्हाइल इंक्वायरिंग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इट विल हैव पावर ऑफ द सिविल कोर्ट की पावर होगी। एंड इसका जो रिकमेंडेशन होगा वो एडवाइजरी नेचर में होगा, बाइंडिंग नहीं होगा। तो स्टेट है, स्टेट की अपनी बैकवर्ड लिस्ट हो सकती है। एंड आर्टिकल 341 के अंदर क्या है, सेंट्रल लिस्ट है, नेशनल जो बैकवर्ड है, सेंट्रल बैकवर्ड लिस्ट है जो कि प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है। तो सेंट्रल जो बैकवर्ड कास्ट की लिस्ट है वो प्रेसिडेंट पहली बार नोटिफाई करता है, उसके बाद में यदि उसमें कोई भी चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है, तो पार्लियामेंट उसको अमेंड करती है, प्रेसिडेंट नहीं करता है। पहली बार नोटिफाई प्रेसिडेंट करता है, सेंट्रल जो बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट है उसमें कोई चेंज करना है, बदलाव करना है, तो वो पार्लियामेंट करेगी। आर्टिकल 105 के अंदर, ठीक है, तो ये स्टेट लिस्ट है। 105 के अंदर क्या है, स्टेट लिस्ट है, वो बैकवर्ड क्लासेस है। तो अपना जो है बैकवर्ड क्लासेस की जो है स्टेट लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, हर स्टेट अपना बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट प्रिपेयर कर सकता है। 105वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये पावर रिस्टोर कर दी थी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी बॉडी NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसको ये एस्टेब्लिश की गई थी 1993 में, 2023 अक्टूबर में इसका क्या है 30 साल हो गए थे पूरे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो अंडर दी इट वाज एस्टेब्लिश अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ने 2 बॉडी नेशनल NHRC एस्टेब्लिश किया था और स्टेट लेवल पे SHRC एस्टेब्लिश किया गया था। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है वो 2006 में अमेंड भी किया जा चुका है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्ट्रेंथन दी
एनएचआरसी का ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ द ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, उस जिसे ये जो वायलेशन है उसको एड्रेस किया जा सके, टू इन्वेस्टिगेट द ह्यूमन राइट वायलेशन को इन्वेस्टिगेट करना है, एंड द स्टेट एक्सेसेस। एंड इसकी कंपोजिशन क्या है, एक चेयरमैन होगा प्लस 5 मेंबर होंगे, इसमें चेयरपर्सन होगा, चेयरपर्सन कैन बी रिटायर्ड सीजेई हो सकता है और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो सकता है, ठीक है। तो चेयरपर्सन नीड टू बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और क्या है, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। मेंबर्स हैं, उनमें से मेंबर्स में से एक जो मेंबर होगा वो रिटायर्ड और सर्विंग सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक मेंबर है वो रिटायर्ड और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है। उसके अलावा 3 अदर मेंबर होंगे, 3 अदर पर्सन्स हैविंग द नॉलेज ऑफ ह्यूमन राइट मैटर्स। तो इसमें कंपोजिशन में देखेंगे तो एक चेयरमैन प्लस 5 मेंबर, 5 मेंबर में से एक है रिटायर्ड और ये आपने देख लिया रिटायर्ड सीजीआई और उसका सुप्रीम कोर्ट का जज। उसके अलावा एक और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा एक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट होगा जो कि रिटायर्ड हो सकता है या फिर सर्विंग हो सकता है, प्लस 3 अदर मेंबर। प्लस इस 6 मेंबर के अलावा इसमें क्या है, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं एनएचआरसी में। कौन कौन से, अब हम देखते हैं इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर कैन बी नेशनल कमीशन फॉर 80, नेशनल कमीशन फॉर 80 का जो चेयरमैन है, तो नेशनल कमीशन फॉर 80 का चेयरमैन है, नेशनल कमीशन फॉर 80 है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है। इनके जो चेयरमैन होते हैं वो भी क्या है, एनएचआरसी के एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, याद रखना है। एंड इसके जो मेंबर हैं, एनएचआरसी के मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, उनको अपॉइंटमेंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है। तो उसको सिलेक्शन कमेटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर होती है, उसके रिकमेंडेशन पे इसके मेंबर को अपॉइंट किया जाता है। इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड यूनियन होम मिनिस्टर। तो ये 6 मेंबर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है। उसके अलावा स्पीकर भी है, इसमें डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा का, चेयरमैन नहीं है, याद रखना है। चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट, तो इसका मेंबर नहीं होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में होता है, ठीक है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन इन दोनों हाउसेज में है, प्राइम मिनिस्टर हो गया, स्पीकर हो गया, और स्पीकर का इक्विवेलेंट उसका इक्विवेलेंट नहीं है, डिप्टी चेयरमैन है उसका, ठीक है। उसके अलावा यूनियन होम मिनिस्टर भी है, ठीक है। इसकी टर्म होती है, एनएचआरसी के मेंबर की जो टर्म है वो 3 साल या फिर 70 ईयर, एज जिनकी है वो 70 साल हो जाए, ठीक है। इसके जो मेंबर हैं दे आर डिबार्ड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट से डिबार्ड है। रिमूवल है, रिमूवल कैसे किया जा सकता है, अनसाउंड माइंड का बंदा हो, ठीक है, या फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाए, कन्विक्टेड हो जाए, इंगेज्ड इन अदर एम्प्लॉयमेंट, इन चारों ग्राउंड पे क्या है प्रेसिडेंट डायरेक्टली रिमूव कर सकता है। जबकि इन केस ऑफ मिसबिहेवियर एंड मिसकंडक्ट के केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी एंड सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद में प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है यदि वो गिल्टी पाया जाता है। तो ये जो कंडीशन रिमूवल के ग्राउंड है याद रखने से कौन कौन से, अनडिस्चार्ज माइंड है, अनसॉल्वेंट, तो अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कन्विक्टेड है या फिर इंगेज इन अदर एम्प्लॉयमेंट एंड मिसबिहेवियर एंड मिसकंडक्ट। तो मिसबिहेवियर और मिसकंडक्ट के ही केस में इंक्वायरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज फंक्शन क्या है एनएचआरसी के, फंक्शन इज टू इंक्वायरी इनटू द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। तो इसमें क्या है, कंप्लेन है वो विक्टिम खुद कंप्लेन कर सकता है एनएचआरसी में, थर्ड पार्टी कंप्लेन कर सकती है, कोई उसके बिहाफ पे कंप्लेन कर सकता है, या फिर सो मोटो पावर होती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, सो मोटो पावर है, यानी कि खुद से वो केस ले लेगा, ठीक है, खुद से भी केस ले सकता है। तो इसका फंक्शन है इंक्वायरी कर सकता है, कैन विजिट जेल और स्टेट इंस्टीट्यूशन है उनको विजिट कर सकता है जहां पे कैदी रहते हैं उनको, ठीक है। तो इट कैन रिव्यू द सेफगार्ड फॉर ह्यूमन राइट्स के सेफगार्ड को रिव्यू करता है, ये रिसर्च करता है ह्यूमन राइट्स मैटर्स में एंड ये है वो इंटरनेशनल लॉ को स्टडी करता है, ठीक है। व्हाइल इंक्वायरिंग एनएचआरसी हैव ए पावर ऑफ सिविल कोर्ट, इसके पास क्या होगी, सिविल कोर्ट की पावर होगी, यानी कि वो सम्मन कर सकता है, एविडेंस ले सकता है, ठीक है। तो 1 ईयर इसमें केसेस कौन कौन से केस ले सकता है एनएचआरसी, 1 साल की टाइम लिमिट होती है, तो 1 ईयर टाइम लिमिट, उसके बाद में ये केस नहीं ले सकता है। कोई भी इवेंट होती है तो उसके 1 साल के अंदर में ये केस ले सकता है। तो 1 ईयर टाइम लिमिट टू इंक्वायरी इनटू द केसेस देयर, ठीक है। तो याद रखना है ये 1 ईयर का है। तो एनएचआरसी प्ले रोल इन द एशिया पैसिफिक ह्यूमन राइट काउंसिल का इंस्टीट्यूशन का भी ये मेंबर है। इट इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ एनएचआरसी है, जो हमारा एशिया पैसिफिक ह्यूमन राइट एसोसिएशन है उसका भी फाउंडिंग मेंबर है। उसके अलावा इट इज अ मेंबर ऑफ द ग्लोबल अलायंस ऑफ एनएचआरआई, नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है उसका भी ये मेंबर है। ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल अलायंस ऑफ एनएचआरआई, ये एक्रीडेट करता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को, ठीक है। तो ये इस साल के लिए शायद ये हमारे वाले को एक्रीडेट नहीं किया गया है, इससे पहले भी एक्रीडेट नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये हमने आईआर वाले सेक्शन में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। पेरिस प्रिंसिपल है वो भी क्या है, ह्यूमन राइट से रिलेटेड है। तो उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल होती है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं।
IR वाले सेक्शन में, ठीक है। तो CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। तो RTI एक्ट के अंदर CIC एस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल लेवल पे, SIC एस्टेब्लिश किया गया है स्टेट लेवल पे, ठीक है। ये क्या है, स्टेट्यूटरी बॉडी है। अंडर इट RTI एक्ट के अंदर क्या है, PIO को 30 दिन में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, ठीक है। एंड यदि वो इंफॉर्मेशन है राइट टू लाइफ से रिलेटेड है तो उसको 48 आवर में 48 आवर में वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एंड RTI एक्ट के अंदर सेक्शन 2H है वो पब्लिक अथॉरिटीज के साथ डील करता है। तो सिटीजन कैन सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। तो PIO यदि इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी पे क्या है, कंप्लेंट की जा सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी क्या होती है, उसी डिपार्टमेंट में बड़ा अधिकारी होगा PIO से, ठीक है। एंड उसके बाद में फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी के बाद में CIC है वो सेकंड एप्लेट अथॉरिटी का काम करती है। CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के पास कंप्लेंट जाएगी एंड फिर भी कंप्लेंट नहीं मिलती है इंफॉर्मेशन या फिर गलत इंफॉर्मेशन दे दी जाती है तो क्या है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट, उसके बाद हाई कोर्ट में जाएगी फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो PIO से क्या है, फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी उसी डिपार्टमेंट की अथॉरिटी होगी, बड़ा अधिकारी, फिर CIC के पास जाएगी फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। यदि इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन तब ये कंप्लेंट की जा सकती है। CIC, तो CIC की कंपोजिशन के बारे में बात करोगे तो CIC की कंपोजिशन इट इज बेस्ड अपॉन लॉ के आधार पे बेस्ड है। तो इसमें एक CIC होगा, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा प्लस नॉट मोर देन 10 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं हो सकते। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इसमें 11 मेंबर हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है CIC की, प्रेसिडेंट करता है। सर्च कमेटी कौन कौन सी है, इसमें सर्च कमेटी होती है। तो इसमें सर्च कमेटी में 3 मेंबर होते हैं CIC की, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो सर्च कमेटी सबकी आप अलग से टेबल बना लीजिए। इसकी जो सर्च कमेटी में है CIC में कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है। यही जो तीनों मेंबर हैं वो अभी क्या है, CGI की रिकमेंडेशन, ये इलेक्शन कमीशन के में भी क्या है, यही रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन और इसके वाला सेम हो जाएगा CIC वाला, ठीक है। देन मैक्सिमम एज है CIC की कितनी हो सकती है, 65 ईयर। इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की इनकी क्या है, मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, 65 साल हो सकती है, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है, इनकी रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है। तो RTI एक्ट है उसको 2019 में अमेंड किया गया था, RTI एक्ट अमेंडमेंट 2019। तो टर्म एंड सर्विस कंडीशन है दोनों की, बोथ CIC एंड RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अनुसार जो टर्म एंड सर्विस कंडीशन है, सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन दोनों की क्या है, वो सेंटर डिसाइड करेगा। अब तो दोनों की क्या है, सेंटर डिसाइड करेगा। तो रिमूवल किया जा सकता है, इनको रिमूव किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड पे इन CIC को या फिर इंफॉर्मेशन कमीशन को रिमूव किया जा सकता है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, पेड एम्प्लॉयमेंट ले रहा हो या फिर अनसाउंड माइंड हो या फिर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी होगी तब वो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देगी, दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। फंक्शन क्या है, इट कैन इंक्वायरी कर सकता है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड से। तो इंक्वायरी करते समय इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास में, CIC के पास में क्या होगी, सिविल कोर्ट की पावर होगी, ये सो मोटो मैटर भी ले सकता है, ठीक है। तो सो मोटो पावर भी है CIC के पास। एंड SIC इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होते हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। ये आप लक्ष्मीकांत से और डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो चेंजेस हुए हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। लक्ष्मीकांत में नहीं होंगे ओल्ड एडिशन में। लोकपाल में अभी क्या है, फॉर्मर जो सुप्रीम कोर्ट जज थे AM खानवालकर को इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, तो ये न्यूज में है लोकपाल। तो लोकपाल इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इट इज ए हाईएस्ट एंटी करप्शन अथॉरिटी है या फिर ओम्बड्समैन है इंडिया में, ठीक है। जुरिस्डिक्शन देखो तो ये इसका जो है वो सर्विंग जुरिस्डिक्शन किस किस पे लागू होगा, तो सर्विंग और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। सर्विंग और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई मिनिस्टर है वो भी इसके प्रीव्यू के अंदर आते हैं। MP एंड MLAs, ग्रुप A, ग्रुप B और कोई भी सर्विस है, ठीक है। उसके अलावा जो हायर ऑफिशियल हैं PSU के वो भी इसके अंडर और लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन देखो तो इसमें एक चेयरमैन होगा, लोकपाल में कितना है, एक चेयरमैन होगा और 8 अदर मेंबर होंगे, ठीक है। तो टोटल इसमें 9 मेंबर होते हैं। जो 8 मेंबर हैं उनमें से 50% क्या है, जुडिशियल मेंबर होंगे, ठीक है। 8 मेंबर हैं वो 50% जुडिशियल मेंबर होंगे और 8 मेंबर्स में से क्या है कि 4 मेंबर हैं यानी कि 50% है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी या फिर वुमेन में से होने चाहिए, ठीक है। तो 50% वुमेन मेंबर होने चाहिए और उसके अलावा उन 50 में क्या है, ये 1 + 8 में से क्या है, 8 में से SC ST OBC माइनॉरिटी और वुमेन मेंबर भी होने चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी है जो है लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी कौन कौन सी है, उसमें कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, स्पीकर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, CGI या फिर उसका नॉमिनी है, प्लस 5वां है एमिनेट पर्सन हो सकता है। तो इसमें 5 मेंबर की कमेटी है, CGI, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, CGI और उसका नॉमिनी, एंड 5वां है एन एमिनेट पर्सन हो सकता है। टर्म ऑफ ऑफिस कितनी होती है लोकपाल की, 5 साल या फिर 70 साल, ठीक है। 5 साल एज 70 साल हो जाए जो भी पहले हो। पावर एंड फंक्शन है
तो लोकपाल के पास अपना इंक्वायरी विंग है, प्रोसिक्यूशन विंग है, खुद का इंक्वायरी एंड प्रोसिक्यूशन विंग होता है। एंड तो इसका इंक्वायरी विंग में डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी होता है जो कि लुक करता है कंप्लेंट्स को, फिर वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है, डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है कोई भी केस इसको मिलता है तो, ठीक है, करप्शन रिलेटेड कोई भी केस मिलता है तो, फिर उसके बाद में डिटेल इंक्वायरी के लिए सीबीआई को केस सौंप देता है, ठीक है। तो जब ये किसी भी केस में सीबीआई इंक्वायरी कर रही होगी तो उसका क्या है, डायरेक्शन और सुपरविजन उस केस में क्या है, सीबीआई का वो लोकपाल के पास रहेगा, ठीक है। तो ये इसका जो है डायरेक्शन एंड सुपरिटेंडेंस विल लाई विद द लोकपाल इन केस जो इसको रेफर किए गए हैं सीबीआई को, ठीक है। ये डिटेल प्रोसिक्यूशन के लिए डिटेल इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी करेगा। उसके अलावा इसका प्रोसिक्यूशन विंग होता है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है इसका, जो कि प्रोसिक्यूशन रिलेटेड एस्पेक्ट देखता है, ठीक है। एक बार किसी को गिल्ट एस्टेब्लिश हो गया उसके बाद में प्रोसिक्यूशन कोर्ट में जाएगा। आफ्टर द रिपोर्ट क्या है, लोकपाल कैन गिव, तो रिपोर्ट आ जाती है सीबीआई की रिपोर्ट के बाद में क्या है, ये कोर्ट प्रोसिक्यूशन का परमिशन दे सकती है, कोर्ट प्रोसिक्यूशन होगा तो स्पेशल कोर्ट में केस सुना जाएगा। उसके बाद में ये क्या है, डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है, लोकपाल का डिपार्टमेंटल एक्शन, ठीक है। तो लोकपाल है वो पावर ऑफ सिविल कोर्ट की पावर होती है लोकपाल पे, एंड पावर ऑफ सर्च एंड सीज की पावर होती है लोकपाल के पास, सिविल कोर्ट की पावर है, सर्च एंड सीज की पावर है। तो लोकपाल कैन कन्फिस्टिकेट और अटैच द प्रॉपर्टी इन दी पेंडिंग केसेस में ये कन्फिस्केट कर सकता है, अटैच कर सकता है प्रॉपर्टीज को। लोकपाल के पास कोई भी शो मोटो पावर नहीं होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोकपाल के पास नहीं होती है। बाकी हमने सीआईसी के पास देखी है, एनएचआरसी के पास देखी है, तो लोकपाल डज नॉट हैव शो मोटो पावर नहीं होती है। विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर के अंदर क्या है, प्राइम मिनिस्टर इसके जो प्रीव्यू में तो आता है, परंतु कौन कौन से केसेस हैं वो एग्जेम्प्ट किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर इज इफ एनी मैटर इज रिलेटेड विद द इंटरनेशनल अफेयर या फिर नेशनल सिक्योरिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर या फिर एटॉमिक एनर्जी या फिर स्पेस, ये इससे रिलेटेड कोई भी मैटर आता है, कौन कौन सा, इंटरनेशनल अफेयर, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी या फिर स्पेस, इनसे कोई रिलेटेड मैटर होता है तो प्राइम मिनिस्टर है वो इसके प्रीव्यू में नहीं आएगा। दीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लोकपाल, ठीक है। इन जनरल प्राइम मिनिस्टर आता है परंतु ये मैटर है वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो जुडिशरी और जजेस हैं वो भी क्या है, लोकपाल के प्रीव्यू के अंडर नहीं आती हैं, लोकपाल के अंडर में नहीं आती है। नेक्स्ट इज सीबीआई, ठीक है। तो केस्ट पेरेट सीबीआई ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के रेजोल्यूशन के द्वारा, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन 1963 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1963 में। परंतु अभी इसकी जो पेरेंट मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल है। पावर क्या है, इट कैन इन्वेस्टिगेट द केसेज है, इसकी पावर डिराइव करती है दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से पावर डिराइव करती है। एंड सीबीआई का एक डायरेक्टर होता है, उसको अपॉइंट करने के लिए कमेटी होती है, तो डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई इज अपॉइंटेड बाय द कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन प्लस सीजेआई, ठीक है। तो याद रखना है कि सीबीआई वाले केस में सीजेआई होता है, ठीक है, सीजेआई या फिर उसका नॉमिनी, तो 3 मेंबर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजेआई और उसका नॉमिनी सीबीआई के केस में, ठीक है। इलेक्शन कमीशन में सीजेआई को हटा दिया गया है। नेक्स्ट इज पावर है, सीबीआई के पास कौन सी पावर है, एंटी करप्शन केसेस में पावर है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस से रिलेटेड पावर है, मनी लॉन्ड्रिंग से पावर है, ब्लैक मनी है, सीरियस ऑर्गेनाइज क्राइम है वो देख सकती है। तो ओरिजिनली जो पावर है वो सेंटर और यूनियन टेरिटरी के केसेस को से रिलेटेड थी। अंडर द दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से पावर ड्राइव करती है सीबीआई। तो क्या है, स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्टेट को कंसेंट चाहिए होता है इसको, तो स्टेट में कंसेंट चाहिए होता है। स्टेट कैन गिव आइदर जनरल कंसेंट और ओपन कंसेंट, जैसे कि आओ कभी भी आप इंक्वायरी कर सकते हो, या फिर स्पेसिफिक कंसेंट है उसमें क्या है, केस बाय केस में स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी सीबीआई को, ठीक है। तो सेंटर कैन ऑथराइज द सीबीआई टू टेक ओनली केसेस, ओनली दोज केस जिस केस में उसके पास कंसेंट होगी, तब उन्हीं केसेस को ये रिकमेंड ले सकती है। परंतु जब हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है तब ये कहीं पे भी क्या है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे कहीं पे भी देश में इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ठीक है। इसकी नोडल एजेंसी कौन है, वो इंटरपोल है। तो सीबीआई है वो इंटरपोल की भारत में नोडल एजेंसी भी है। सीबीआई बहुत सारे ड्रग्स रिलेटेड ऑपरेशन भी चलाती है, तो वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो सीबीआई इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आती है, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गए। धन्यवाद।